दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी सीएपीएफ की आंसर की में हम इस सेक्शन में पॉलिटी वाले सेक्शन के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आपकी जो भी सीरीज ABCD हो उसमें पॉलिटी वाला सेक्शन खोल लीजिए। चूँकि हमारे पास ए सीरीज की PDF है, बाकी है नहीं, इसलिए हम ए वाली सीरीज से ही जो लोग ए सीरीज से हैं ज्यों का त्यों मिला सकते। बाकी पॉलिटी वाले क्वेश्चन आप सेक्शन खोल लीजिए, वहाँ से सारे क्वेश्चन एक साथ मिलना शुरू हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इकट्ठा ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए 46 नंबर क्या पूछ रहा, उसकी हम बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कन्फर्ड ऑन ए हाई कोर्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी कौन सी सुप्रीम कोर्ट की पावर है जो हाई कोर्ट को भी बराबर प्राप्त है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 119 में अभिलेख न्यायालय की पावर यानी पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और 215 में जो हाई कोर्ट है इसको 215 में और सुप्रीम कोर्ट को किसमें आर्टिकल 129 में प्राप्त है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बात को डिस्कस करेंगे। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 46 का आंसर सी। उसके बाद 47 पे आइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी हमारा संविधान नहीं देता है। तो आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और यह आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। अब यह स्टैट्यूटरी राइट्स हो गया संविधि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन यह फंडामेंटल राइट नहीं बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट करेक्ट। ये जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कौन करेक्ट नहीं है। अंडर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज वेस्टेड विद पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आप देखोगे आर्टिकल 129 और 144 में तो ये दोनों में आपका दिया हुआ है। ये बात सही है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की पावर आर्टिकल 129 से प्राप्त होती है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा दिया हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो आर्टिकल याद कीजिए, आर्टिकल 132, 133, 134 ये सब एडवाइजरी पावर और 142 राष्ट्रपति को एडवाइजरी यानी एडवाइजरी पावर इसके पास होती है एडवाइस देने की। तो ये आर्टिकल आप देखोगे तो ये भी बात सही है। अगला, द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ सो आस्क्ड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। यहाँ ये कीवर्ड डाल दिया गया। अगर ये कीवर्ड ना डाला जाता तब गलत हो जाता। अगर कुछ निश्चित मामले जैसे जो बातें जब संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 उसके पहले के कुछ विधियां कानून हैं, अगर उस पर राय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट को देना बाध्यकारी है, उसे देना ही पड़ेगा। इसमें रिफ्यूज नहीं कर सकता है। तो इसमें कह रहा है रिफ्यूज कर सकता है, यही गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कानून घोषित कर दिया है तो वह सभी अन्य जितने भी अधीनस्थ हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उन पे बाइंडिंग बाध्यकारी होता है। कई लोगों ने इसका आंसर गलत बताया होगा लेकिन इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही जवाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक कमेटी इज करेक्ट। जो सार्वजनिक लेखा समिति है उसके संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो आपको पता है इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते। तो पहला 7 22 का 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं, ये 15 लोकसभा से। तो ये पहला 15 और 10 25 हो जाएगा, पहला वैसे गलत हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो मेंबर। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी मंत्री को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है। ए मेंबर ऑफ कमेटी इज गिवन ए टर्म ऑफ 1 ईयर। इसके जितने भी मेंबर होते 1 साल के लिए पद पे पदस्थापित किए जाते हैं, ये सी बिल्कुल सही जवाब है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी फ्रॉम राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर फ्रॉम राज्यसभा। नहीं, इसमें क्या होते जब तक राज्यसभा के मेंबर तभी तक बने रह सकते हैं। हु कैन बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है कितनी, कितना इसमें है 5 साल।
5 साल तक ये अधिवक्ता रहा हो। तो यहाँ 10 साल तक यहाँ दिया तो इसलिए गलत हो गया। सेकंड वाला देखिए, ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 3, ये भी गलत है। ये हाई कोर्ट का मामला है तो 10 साल, सुप्रीम कोर्ट का तो 5 साल। और या किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति महामहिम की नज़र में अगर आप क्या रहे हो, आप एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, एक प्रख्यात या न्यायविद हो। और कैसे डिस्टिंग्विश्ड प्रख्यात न्यायविद हो तो आपका बनाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट का जज। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल आंसर बता देंगे। बाद को इकट्ठा मैथ रीजनिंग के एक साथ क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 8 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। इस नए गोले का व्यास क्या है? तो इसका लगाओगे 4/3 पाई r³ लगाओगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 पाई कट ही जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 = इधर 4/3 पाई इधर भी कट जाएगा। तो इसका सीधा जवाब 2 आएगा। 2 का 4 को व्यास पूछ रहा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 7:10 है। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। ए और बी में प्रत्येक कितना 1000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की मासिक आय क्या होगी? इसको हम बात को बताएंगे, आगे देखिएगा। अगला, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी दोनों मिलकर इसे 24 दिन में पूरा करते तो ये अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका आंसर आएगा 24 सही 2/7 दिन इसका सही जवाब होगा। अगला, एक पेड़ वर्तमान में 9 फुट लंबा है। यदि यह प्रत्येक वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/9वें भाग की दर से बढ़ता है तो 3 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट से लग जाएगा। आंसर आएगा 12.34 फुट इसका सही जवाब होगा। यदि किसी वर्ष में 1 मार्च रविवार है तो अगले वर्ष की 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो ये मंगलवार आएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अब इसको इंग्लिश वाले से देख लेते हैं, हिंदी वाला चूँकि ट्रांसलेशन बहुत क्लिष्ट किया है। इंग्लिश वाले से देखिए, which one among the following statement is not correct? ये जरूर इसको अंडरलाइन कर लीजिए। When the economy grows slowly than its potential, the unemployment rate rises। जब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही होती है तो बेरोजगारी दर भी वो क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ती है। ये बात सही है। दूसरा, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंज इन डिमांड फॉर पार्टिकुलर गुड्स आर ड्यू टू ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन आ गया और उससे कुछ लोगों की छटनी होती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गया तो उससे जो छटनी लोगों को होती है वो बेरोजगारी उत्पन्न होती है। उसी को स्ट्रक्चरल या इसी को संरचनात्मक या घर्षणात्मक इसी को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी के नाम से जाना जाता। तो ये बी भी सही है। अगला है कि रिसेशन इज़ द इकोनॉमी लीड टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जो मंदी होती है वह चक्रीय बेरोजगारी की ओर ले जाती है, भी बात सही है। अगला, एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव। अगर पूर्ण रोजगार दे दिया गया तो क्या बेरोजगारी 0 हो जाएगी? ये कभी कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। अगला पूछ रहा, द अमाउंट बाई व्हिच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी को रियल जीडीपी के रेशियो से आप इसको निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है? इसी को मुद्रास्फीति कारक अंतराल या इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाता। इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से इसे जाना जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगला, फॉर anything to be recognized as money it needs to have which of the following characteristics? अगला, द एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। यानी अगर अदला बदली की जाए तो इंटरमीडिएट के रूप में उसका इस्तेमाल मध्यवर्ती वस्तु के रूप में किया जा सके। क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जब मनी के लिए क्या, मनी होने के नाते क्या उसकी विशेषता है? दूसरा, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस। यानी कोटिंग प्राइस मूल्य के संदर्भ में, जब मूल्य के संदर्भ में यूनिट के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हों तो स्टैंडर्ड इसकी यूनिट होनी चाहिए। मस्ट बी इजीली डिविजिबल, और इसे आसानी से विभाज्य हो जाना चाहिए। या हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेज, और इसका उच्च मूल्य होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 2 4 होगा। 1 2 4 होगा इसका सही जवाब होगा। और इसका
मस्ट बी ईजिली डिविजिबल, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर या तो दो आंसर हम आपको बता रहे हैं, या तो आंसर इसका 1 2 4 होगा, या फिर 1 2 आंसर इसका 1 2 3 होगा। ये ऑप्शन, इस पर दो ऑप्शन आपको बता रहे हैं, ए या सी में से दोनों में से कोई भी हो सकता, डिपेंड करेगा आयोग इसको आंसर क्या मानता। अगर किसी को और कोई आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ 1 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आयोग ही क्लियर करता, उसका आंसर क्या होगा। द सेक्टोरल शेयर्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA फॉर द ईयर 2009-10 to 2018-19 show that the share of service sector in GVA in India has increased over the years. Which among the following have driven the maximum increase? तो मैक्सिमम इंक्रीज 2009-10 की तुलना में 2018 और 19 से हम कंपेयर करते हैं तो किस में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। तो ये जो बी आंसर है, ट्रेड व्यापार, होटल यानी होटल, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, कम्युनिकेशन, संचार एंड सर्विस रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण से संबंधित सेवाएं, इनमें सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। तो इसका आंसर बी होगा। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ये बिल्कुल कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया है NCERT से, इसीलिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT से कई क्वेश्चन आए हैं। और ये क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, यानी पूछ रहा क्वेश्चन कि रोजगार शर्त के आधार पे अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता। तो 2 भागों में, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, संगठित व गैर संगठित क्षेत्रों में इसे बांटा जा सकता। शॉर्ट का आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय का एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है। तो है साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, क्योंकि ये है किसका, फिजिकल वेदरिंग का। ये किसका है, ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अब इसमें पूछा है यूराल, आपको पता है यूराल रसिया में पाया जाता, अपलेशियन कहाँ पाया जाता, तो अपलेशियन वाला लगाइए। अपलेशियन नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, यानी 1 का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। सी का ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता, और एंडीज साउथ अमेरिका में पाया जाता, रॉकी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता, ये पता है। तो इसका आंसर 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स आर फाउंड इन इंडिया, तो कौन कौन भारत में पाया जाता, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, 1 2 4, इसका बिल्कुल सही जवाब है ये 1 2 4 भारत में क्या मेन आयरन के रूम में पाए जाते हैं। तो हमने कहाँ तक 63 तक डिस्कस कर लिया। आगे देखो, वेयर इज आसन कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड, एक करंट का क्वेश्चन है, और इसको जो इंटरनेशनल विश्व आर्द्र भूमि होती है वर्ल्ड वेटलैंड्स में भी शामिल किया गया। टोटल अब कितनी हो गई, 42। लास्ट वाली तसोकार है, लद्दाख की तसोकार को शामिल किया गया। कई बार डिस्कशन आप पूरा देखा करिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, क्योंकि इसमें ये 3 क्वेश्चन हमने जो एग्रीकल्चर वाला पिछला पीसेस का हुआ था वो पेपर डिस्कस किए थे, और 3 क्वेश्चन हूबहू वही डिस्कशन से टपक गए। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है द अर्ली सिख गुरुज वर रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स, यानी शुरुआती जो सिख गुरु थे वो धार्मिक प्रचारक के रूप में थे और राजनीति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए। बट गुरु अर्जुन एक्सटेंडेड हिज गुड विशेज फॉर द रेबेल प्रिंस खुसरो, और खुसरो के लिए इन्होंने क्या किया, राजकुमार खुसरो के विद्रोह करने जा रहा था अपने भाइयों के विरुद्ध, तो उसकी सहायता की थी। आप देखोगे कि अर्जुन देव को औरंगजेब फांसी पर लटका देगा, तो यही रीज़न था, क्योंकि खुसरो को ये हेल्प किया था। यहाँ कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। गुरु अर्जुन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंसेज बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपलसरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू बी कलेक्टेड बाय हिज एजेंट्स कॉल्ड मासंद। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 दोनों सही है। अगला, कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है 4 स्टोरीड हु एमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रेज्ड द हाइट टू स्ट्रक्चरल बाय एडिंग द 5th स्टोरी, 5वीं मंजिल तक, 5वीं मंजिल इसको किसने बनवाया था, तो आपको पता फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कुछ लोग हिंदी में आपको एक साथ पूरी 125 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर देंगे, हिंदी वाले वहाँ से मिला लीजिएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेक्कन सल्तनत एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ अहमदनगर अगर होता तो सही हो जाता। अहमदनगर के निजाम शाही थे बीजापुर के आदिल शाह। बीजापुर का शासक, मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, आदिल शाह बीजापुर, तो आप वहाँ आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त, ये पीसेस में आ चुका है, जब्त और कनकूत वाला। जब्त वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर ए लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध, पंजाब से लेकर अवध तक को जब्त प्रणाली के अंतर्गत अकबर ने शुरू किया था, बात सही है। दूसरा, इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू सिस्टम ऑफ कनकूत, इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही जवाब होगा। अगला, हु एमंग द फॉलोइंग वांट हिज कॉलिग्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एज द वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक टू बी वर्कड आउट। इसका मतलब जो संविधान सभा बनी है वह ब्रिटिश के द्वारा बनी है और वह वैसे ही काम कर रही है जो ब्रिटिश सरकार चाहती है। ये किसने कहा था, और ये कहा था सोमनाथ लाहिरी। इसका पहला आंसर हो जाएगा, सोमनाथ लाहिरी के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। अगला, हु एमंग द फॉलोइंग फिक्सेज द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। मज़ेदार क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा का जो स्पीकर का चुनाव होता है, इसकी डेट कौन फिक्स करता है, तो फिक्स भारत का राष्ट्रपति करता है, इसका ये आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता कि डेट के साथ साथ डेट की सूचना कौन देता, तब महासचिव हो जाता। कई लोग ये महासचिव लगा दिए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट। पर्सनल लिबर्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है। द स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रेशनल बेसिस। यानी भारत में किसी को बिना तर्क संगत आधार के युक्त प्रतिबंध के किसी को उसकी यानी पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत व प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। बेसिस ऑफ डिप्राइविंग ये पर्सन ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। आपको आर्टिकल ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ 21 याद होगा। इसको हमने कहाँ से लिया है, जापान से इसको एडॉप्ट किया है, इसमें यही बात बोली गई है। अगला, पर्सनल लिबर्टी किसी को भी विधि बनाकर हम उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाई जुडिशियल रिव्यू, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। अगला, मेजोरिटी व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन ए.के. गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, इसमें बिल्कुल नैरोनेस है। ए.के. गोपालन 1950 का केस है और 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी की जो आर्टिकल 100 सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नैरोनेस व्याख्या की थी। और ये जो मेनका गांधी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया है भारत में, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये 1978 में मेनका गांधी केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता। तो कौन सही नहीं है, तो ये डी वाला बिल्कुल गलत है। अगला पूछ रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डीपीएसपी के संदर्भ में क्या डीपीएसपी के संदर्भ में क्या सही नहीं है। अगला, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये विद द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, बिल्कुल बात सही है। दे कैन ओवर राइड ऑल फंडामेंटल राइट्स, नहीं, ये ऑल फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन 39B व C को लागू करने के लिए क्या किया जा सकता, 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। तो ये मामला था, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या हुआ, एक मिनट, आगे देखिएगा दोस्तों। तो हमने क्या बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे तो ये क्वेश्चन 72 तक यहाँ आपको डिस्कस कर दिए। आज ही इसके आगे का पार्ट आपको वीडियो मिलेगा बहुत जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।